रशिया के एक रिटायर्ड जनरल ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। इस जनरल ने कहा है कि यूक्रेन में रशियन आर्मी फंस गई है, यूक्रेन की सेना जीत रही है और रशियन आर्मी पर पलटवार भी कर रही है। आज युद्ध के 32वें दिन रशिया ने वेस्ट यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। यह हमला पोलैंड बॉर्डर से कुछ दूरी पर हुआ और उस वक्त हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर थे। यूक्रेन और रशिया का युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है और इसका पूरी दुनिया पर अब क्या असर पड़ रहा है, यह समझने के लिए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन में चल रहे युद्ध की ये ताजा तस्वीरें हैं। जंग शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर हर दिन ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। रशियन फोर्सेस अब यूक्रेन के वेस्टर्न इलाके को टारगेट कर रही हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइलें प्रिसीजन टारगेट को तबाह कर रही हैं। रशियन फोर्सेस का सबसे बड़ा निशाना है फ्यूल डिपो, जहां से यूक्रेन की सेना को, आम लोगों को, सरकारी सिस्टम को ईंधन मिलता है। पिछले 2 दिनों में रशिया ने यूक्रेन के 3 शहरों में फ्यूल डिपो पर मिसाइल से हमले किए हैं। इनमें सबसे बड़ा हमला पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड के बॉर्डर पर मौजूद लीव शहर के 4 तेल भंडारों पर हुआ। शाम के करीब 4 बजे मिसाइलें तेल डिपो पर गिरी। 4:12 पर बहुत जोर का धमाका हुआ और फिर 3 मिसाइलें गिरी। पहला रॉकेट वहां गिरा, फिर दूसरा हमला हुआ और जब तीसरी मिसाइल यहां गिरी तो मैं जमीन से उछलकर गिर पड़ा। पर रशियन मिसाइल अटैक कई मायनों में अहम है। यह पोलैंड जाने और आने का ट्रांजिट पॉइंट है। पोलैंड के रास्ते ही नेटो देश यूक्रेन को सामान और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। युद्ध से तबाह यूक्रेन से भाग रहे लोग भी लीव के रास्ते ही पश्चिमी देशों का रुख कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, रशिया ने लीव पर उस वक्त मिसाइल दागी जब बॉर्डर से कुछ ही दूर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड का दौरा कर रहे थे, यूक्रेन से आए शरणार्थियों से मिल रहे थे। रशिया के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कसाई कह रहे थे। बाइडेन ने तो पुतिन के तख्ता पलट की बात भी कह दी थी। Never ever give up hope. Never doubt. Never tire. Never become discouraged. Be not afraid. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. जो बाइडेन के इस बयान पर रशिया ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसके बाद ही लीव पर एक के बाद एक मिसाइलों से हमला हुआ। पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग भागकर जमीन के भीतर बने बॉम्ब शेल्टर्स में छुपने को मजबूर हो गए। लीव के अधिकारियों ने रशियन अटैक के बाद यह माना कि यह हमला अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के दौरे के जवाब में हुआ, जिसमें तेल के भंडार और यूक्रेन की आर्मी का एक ठिकाना तबाह हो गया। मुझे लगता है कि आज के मिसाइल हमले से आक्रमणकारी शायद प्रेसिडेंट बाइडेन को हेलो कहना चाह रहे थे, जो इस वक्त पोलैंड के दौरे पर हैं। ल्विव शहर पोलैंड से बस 70 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को समझना होगा कि यह खतरा बहुत गंभीर है। रशियन फोर्सेस अब यूक्रेन पर चुनिंदा हमले ही कर रही हैं। लीव के अलावा कई और शहरों में भी यूक्रेन के तेल के ठिकाने रशियन मिसाइल्स की जद में आ गए हैं। राजधानी कीव के बाहर का एक फ्यूल डिपो भी रूसी बमबारी का निशाना बन गया।
खुद रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि अब रशियन फोर्सेस यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को टारगेट कर रही हैं। 26 मार्च को सटीक निशाने वाली और हवा से मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की गई। इस मिसाइल हमले में लवीव शहर का ईंधन डिपो तबाह हो गया। इस डिपो से पश्चिमी यूक्रेन में उनकी सेना को ईंधन मिलता था और कीव शहर को भी सप्लाई होता था। इसके अलावा मिसाइल हमले में लवीव में वायरलेस की मरम्मत करने वाला केंद्र भी तबाह हो गया। इस केंद्र में यूक्रेन के टोर और S-125 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाता था। यूक्रेन की वायुसेना के रडार स्टेशन का अपग्रेड किया जाता था। इसके अलावा टैंक का सामान और दूर तक देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी यहाँ बनाए जा रहे थे। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का क्लेम है कि उनकी सेनाएं लगातार यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले कर रही हैं। रशियन आर्मी को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है, मगर ऐसा लगता है कि जमीनी हालात बिल्कुल अलग हैं। युद्ध के 32 दिन बीत जाने के बावजूद रशिया यूक्रेन के एक भी शहर पर कब्जा नहीं कर पाया है। राजधानी कीव हो, दूसरा बड़ा शहर खार्किव हो या फिर एजोव सागर के पास बसा बंदरगाह मारियुपोल, हर जगह जबरदस्त हमले के बाद भी ये शहर रशियन कंट्रोल में नहीं आ पा रहे। यूक्रेन की सेना पूरी ताकत से रशियन फोर्सेस का मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की सेना से पार पाने के लिए रशिया ने अपनी सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल इस युद्ध में कर लिया है, मगर हकीकत यह है कि रशियन फोर्सेस बहुत कामयाबी नहीं हासिल कर सकी है। ये कड़वी सच्चाई अब कुछ रशियन जनरल भी कबूल करने लगे हैं। 29 सूतक स्पेशल मिलिट्री अभियान पिछले 30 दिनों से चल रहे हैं, मगर हमें किसी भी दिशा में कोई कामयाबी नहीं मिली है। उससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि दुश्मन अब कामयाबी से अपने सैनिक जुटाकर जवाबी हमले करने लगा है। मेरी सबसे खराब आशंका सही साबित हो रही है। हम एक खूनी हिंसक और न जीते जा सकने वाले जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं। ये स्थिति रूस के लिए बेहद खतरनाक है। तो क्या रूस के इस जनरल की बात सही है? क्या वाकई यूक्रेन में रशियन आर्मी के हौसले पस्त होने लगे हैं? क्या अब वो बौखलाहट में सिविलियन ठिकानों को टारगेट कर रही है? रशियन जनरल के इस दावे पर मुहर खुद रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान से लगी। जब युद्ध के 1 महीने पूरा होने पर रशियन जनरल दुनिया को रिपोर्ट देने आए तो उन्होंने युद्ध का पूरा एजेंडा ही बदल दिया। जनरल सेर्गेई रेस्कॉय ने कहा कि अब रूसी सेना अपना पूरा जोर यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को आजाद कराने पर लगाएगी। कुल मिलाकर इस सैनिक अभियान के पहले चरण के सभी मकसद हासिल हो गए हैं। यूक्रेन की सेना की लड़ने की क्षमता काफी हद तक कम कर दी गई है। मैं जोर देकर यह बताना चाहूंगा कि ऐसा होने से हमें अपना मूल मकसद हासिल करने में मदद मिलेगी। हमारा असली लक्ष्य डोनबास क्षेत्र को आजाद कराना है। रूस की तीनों सेनाएं अलग अलग क्षेत्र में अभियान चला रही हैं। इस सैन्य अभियान का ही नतीजा है कि हमारी सेनाओं ने कीव, खार्किव, चेरनिहाइव, सुमी और माइकोलेव को घेर रखा है। खेरसन और सबसे अहम जेपोरोशिया के इलाके हमारे कब्जे में हैं। с украинскими биообъектами. Обращать на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур. कहां तो पुतिन ने बड़े गुरूर से पूरे यूक्रेन को नेस्तो नाबूद करके उसको घुटने के बल झुकाने की बात की थी, और कहां अब रशियन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद पूर्वी यूक्रेन के छोटे से डोनबास सूबे को आजाद कराने तक सीमित हो गया है। रविवार को जब पुतिन ने रशियन नेशनल गार्ड्स के रेजिंग डे पर मुबारकबाद दी तो पुतिन ने भी डोनबास क्षेत्र में नेशनल गार्ड्स की उपलब्धियों की तारीफ की। मैं खास तौर से नेशनल गार्ड्स के उन सैनिक और कर्मचारियों का नाम लेना चाहता हूं जो डोनबास और यूक्रेन में हमारे विशेष सैन्य अभियान में शामिल हैं। मेरे साथियों, जाहिर युद्ध में जोखिम तो होते हैं। मुझे आपके हालात का बखूबी अंदाजा है। आप बहुत साहस और पेशवराना तरीके और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। आप अपने सामने खड़ी पेचीदा चुनौतियों का डट कर सामना कर रहे हैं और अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। पुतिन की बातों को, रशियन आर्मी के बयानों को समझने के लिए हमें यूक्रेन में इस वक्त युद्ध के हालात को समझना होगा।
24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो 3 तरफ से हमला बोला, बेलारूस से, वेस्ट रशिया से और साउथ में समंदर की ओर से। आज 32 दिन बीत जाने के बाद भी उत्तर में कीव पर रशियन आर्मी का कब्जा नहीं है। ईस्ट में खार्किव शहर पूरी तरह तबाह होने के बाद भी सरेंडर नहीं कर रहा है। साउथ में रशियन नेवी और आर्मी न तो मारियोपोल शहर पर काबिज हो सकी है और न ही खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर ओडेसा पर उनका कंट्रोल हो सका है। संख्या और ताकत में कम होने के बावजूद यूक्रेन के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान लड़ा रहे हैं। वो अपने गिरफ्त में आने वाले रशियन सैनिकों के साथ भी बुरा सलूक नहीं करना चाहते। हम पूरी ताकत से अपनी आजादी, अपने मुल्क और अपने लोकतंत्र की हिफाजत करने जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, जब तक हम में जान है, हम अपने देश की रक्षा के लिए डटे रहेंगे और उसके बाद हम अपने परिवारों के लिए, अपने यूक्रेन के लिए एक नई जिंदगी हासिल करके रहेंगे। हम रूसी सैनिकों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन जो काम वो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आप देखिए उन्होंने मारियोपोल को क्या बना डाला। माइकोलेव में भी हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है, कभी बम धमाका तो कभी ऐसे रॉकेट और क्लस्टर बम गिरते हैं जो फटते नहीं। अब जब यूक्रेन के सैनिकों का अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि को बचाने का जज्बा ऐसा हो तो उससे रशियन फोर्सेस आखिर कैसे निपट पाएंगे। लेटेस्ट न्यूज ये है कि यूक्रेन की सेना ने खार्किव और सुमी शहरों के पास कई कस्बे रशियन आर्मी से छीन लिए हैं। वहां दोबारा यूक्रेन का झंडा फहराया जा रहा है। इसीलिए अब खबर है कि यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए रशिया भाड़े के लड़ाकों की मदद दे रहा है। रशियन प्राइवेट आर्मी कॉन्ट्रैक्ट वैगनर ग्रुप के लड़ाके अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से यूक्रेन बुलाए गए। इसके अलावा रशिया ने चेचेनिया से भी हथियारबंद लड़ाके यूक्रेन में लड़ने के लिए बुलाए हैं। खबर है कि यूक्रेन की जंग में भाड़े के लड़ाके उतारने का डायरेक्ट ऑर्डर क्रेमलिन यानी रशियन गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर से आया है। हालांकि इस खबर की कोई तस्दीक नहीं है, मगर जिस वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन भेजने की बात हो रही है वो बहुत खूंखार माने जाते हैं। रशिया ने सीरिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के कई देशों में इस ग्रुप के लड़ाकों का इस्तेमाल किया है। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री ठेकेदार कंपनी है। इसके मालिक येवगेनी प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन को प्रेसिडेंट पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। रूस में वो पुतिन के शेफ के तौर पर मशहूर हैं, क्योंकि पुतिन के सारे ऑफिशियल डिनर और लंच का आयोजन प्रिगोजिन की कंपनी ही करती है। वैगनर ग्रुप में उन गरीब लोगों को शामिल किया जाता है जो गरीब होते हैं, कर्ज में डूबे होते हैं और उनके पास कोई और चारा नहीं होता। उनका कर्ज उतारने के नाम पर उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देकर खूंखार लड़ाका बनाया जाता है। खबर है कि वैगनर ग्रुप के 1000 से ज्यादा लड़ाके यूक्रेन में रशिया की ओर से लड़ने भेजे गए हैं। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि यूक्रेन की जंग में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने से प्रेसिडेंट पुतिन बेचैन हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों से रशिया की मुश्किल और बढ़ गई है। इसीलिए रशियन लीडरशिप बार बार परमाणु हमलों की धमकी दे रही है। रशिया की बेचैनी तब और बढ़ गई जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2 दिन के दौरे पर यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे। वहां बाइडेन ने सीधे तौर पर पुतिन पर हमला किया, कहा कि इस इंसान को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि यूक्रेन की लड़ाई लंबी चलने वाली है। A battle between democracy and autocracy, between liberty and repression, between a rules-based order and one governed by brute force. In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. जब खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ये मान रहे हैं कि यूक्रेन में जंग लंबे समय तक चलने वाली है, तो जाहिर है
इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ने वाला है। इस युद्ध का एक फौरी असर तो पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। तेल के दाम बढ़ गए हैं। भारत में पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और पाइपलाइन से सप्लाई होने वाली गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। रशिया के तेल और गैस पर निर्भर यूरोपीय देश भी तेल की महंगी कीमतों से परेशान है। बिजली महंगी हो गई है। जर्मनी की सरकार तो अपने नागरिकों से कह रही है कि वो कार कम चलाएं, बेवजह घर से ना निकलें और एसी भी कम चलाएं। महंगे दामों का असर जिंदगी के हर पहलू पर हो रहा है। सुपरमार्केट में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा गाड़ी भी नहीं चलाता, लेकिन अब मुझे हर पेट्रोल पंप पर तेल के दाम लिखे नजर आने लगे हैं। बिजली और घर गर्म करने का बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर फिक्र होने लगी है। खास तौर से तेल और गैस के दाम तो हर जगह बढ़ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि और लोग तो मेरे से भी ज्यादा परेशान हैं और उनकी स्थिति तो पहले से ही खराब है। गरीब लोगों को और भी मदद की दरकार है। जर्मनी को यूरोप का सबसे अमीर देश कहा जाता है। वहां पिछले कई दिनों से तेल और गैस के महंगे होने के चलते बिजली की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। कारखाने बंद करने पड़े हैं। कुल मिलाकर जर्मनी के उद्योग धंधे, उसकी इकॉनमी जो रशियन ऑयल एंड गैस से चलती है, उसकी रफ्तार धीमी हो रही है। अब जर्मन गवर्नमेंट सोलर और विंड एनर्जी से बिजली बनाकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों ने जर्मनी में घरों को गर्म करने और बिजली की सप्लाई पर असर डाला है। इससे जर्मनी के उद्योगों और आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब जर्मनी अपने विंड और सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन को बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से हमें इनका उत्पादन और बढ़ाना होगा, जिससे कि आने वाले समय में हम जर्मनी में सौर ऊर्जा से और बिजली हासिल कर सकें। यूक्रेन में बरस रहे बम गोलों, दहाड़ते टैंकों और कहर बरपाती मिसाइलों का असर सिर्फ इतना ही नहीं है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इंसान के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी चीज यानी खाने की कीमतों में उछाल का खतरा भी बढ़ गया है। रशिया दुनिया का 18% गेहूं पैदा करता है, तो यूक्रेन में दुनिया के कुल गेहूं की 7% पैदावार होती है। सूरजमुखी की खेती के मामले में यूक्रेन दुनिया में पहले नंबर पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।